हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे स्टैट्स के चैप्टर 1 के पीपी की हम लोग सेकेंड क्लास में हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 से, जो कि 2008 में पूछा हुआ है। का क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो आप अपना 9311377321 प्रवीण सर से आप वहाँ पे पूछ सकते हो। वो ड्राइव अपलोड करके फिर आपको मिल जाएगा। अगर अभी नहीं है आपके पास कोई क्वेश्चन तो भी कोई बात नहीं, अभी आप सुनो और ध्यान से देखो। डेटा इतना तो हम लोग लिख ही देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 18 में है इफ। ये 2008 में पूछा गया था, अब फिर से वही पैटर्न सब रिपीट होने लगा है। अब फिर से स्क्यूनेस आ गया, कर्टोसिस आ गया है। तो अब आपके लिए ये सारे फ्रूटफुल है, आपके सीनियर्स के लिए नहीं था लेकिन अब आपके लिए है। एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। If root under beta 1 is equal to 1, beta 2 is equal to 4 and sigma square is equal to 9, find the values of third and fourth central moment। यानी हमें μ3 निकालना है और μ4 निकालना है। कमेंट ऑन द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो। एक बात तो आपको पता है कि μ1 हमेशा होगा 0 और μ2 क्या हो जाता है, वेरिएंस। उस हिसाब से यही रहा ना वेरिएंस, तो μ2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। रूट अंडर बीटा 1 इज इक्वल टू है 1, तो बीटा 1 स्क्वायर कर दिया तो भी 1। बीटा 1 क्या होता है, μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब इज इक्वल टू 1। तो जिसमें से दो मोमेंट में से एक तो हमें पता है ना, μ2 इज इक्वल टू 9, यहाँ डाल दो 9, तो μ3 स्क्वायर अपॉन 9 का क्यूब इज इक्वल टू 1। तो μ3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 9 का क्यूब। तो μ3 इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर 9 इंटू 9 इंटू 9, एक 9 का 3, एक 9 का 3, एक 9 का 3, आ गया 27। ठीक है, तो μ3 आ गया आपका 27। और भी कुछ दिया हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट। अच्छा, बीटा 2 भी हमें गिवन है ना, बीटा 2 इज 4, इसका भी तो यूज कर सकते हैं। बीटा 2 का फॉर्मूला किसी को याद है, जल्दी बताओ। किसी को नहीं याद है, μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर 1 के वीडियोज में, आप वहां पे भी जाकर के देख सकते हो चैप्टर 1 में, जिसमें मैंने स्क्यूनेस मोमेंट एंड कर्टोसिस पढ़ाया था। तो बीटा 2 इज 4, 4 इज इक्वल टू μ4 इज अननोन, बट μ2 इज नोन। μ2 कितना था, μ2 was 9। Now just put the value of μ2, 9 square, then we get μ4 is equal to 4 into 9 square, जो भी आएगा 81 आ जाएगा ना, 81 का 4 324 आ गया μ4। क्लियर। तो अब आपको नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, वो तो आप यहां से भी बता सकते हो। बीटा 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, और कर्टोसिस में क्या बोलोगे, एंड लेप्टोकर्टिक। हाँ, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड लेप्टोकर्टिक का मतलब है कुछ ऐसे। ठीक है, हाँ, मतलब कुछ हाइट से ज़्यादा, नॉर्मल हाइट से ज़्यादा और राइट साइड में ज़्यादा फैला हुआ। ठीक है, तो पॉजिटिवली स्क्यूड एंड लेप्टोकर्टिक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि पूछा गया है 2009 में। एक्स बार मतलब मीन एंड वेरिएंस ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस। एन हमें दे रखा है 10 ऑब्जर्वेशंस, अननोन टू बी 17 एंड 33। मतलब मीन है 17 एंड वेरिएंस इज 33। लेटर इट इज फाउंड दैट वन ऑब्जर्वेशन 26 इज इनएक्यूरेट एंड इज रिमूव्ड, फाइंड न्यू मीन। ये हो जाएगा मेरे ख्याल से। बाद में पता चला कि 26 इज इनएक्यूरेट और इसको रिमूव कर दिया गया, तो न्यू मीन निकालना और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं हो जाएगा। ऐसा करा चुके हैं ना क्वेश्चन, कोई किसी की आवाज नहीं आ रही है, करा चुके हैं या नहीं। देखो, न्यू मीन के लिए क्या हो जाएगा,
ओल्ड समेशन एक्स और सीधा -26 क्योंकि इसको रिमूव कर रहे हैं, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 -1 क्योंकि एक रिमूव हो गया। ओल्ड समेशन एक्स क्या हो जाएगा 10 इंटू 17, हाँ -26/9 सॉल्व कर लोगे आ जाएगा न्यू मीन। उसी तरीके से पुराने वेरिएंस से समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड बाई एन ओल्ड कितना है 10 माइनस समेशन एक्स ओल्ड बाई 10 का होल स्क्वायर से ये मीन है। इससे आप ये निकाल लोगे, क्या निकालोगे समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड। करते आए हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। फिर न्यू समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लोगे। न्यू समेशन एक्स स्क्वायर के लिए क्या करोगे, ओल्ड समेशन एक्स स्क्वायर में से 26 का स्क्वायर माइनस कर दोगे। ऐड कुछ नहीं करना, सिर्फ रिमूव करना है। उसके बाद से आप न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन अपना फॉर्मूले में सब कुछ नया नया वाला न्यू समेशन एक्स स्क्वायर बाई न्यू मीन, न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा 10 -1 माइनस न्यू मीन जो निकाला था उसका होल स्क्वायर। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। मतलब करेक्शन ऑफ मीन और करेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि 2009 में पूछा गया है। द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 3 यानी a इज इक्वल टू 3 पे μ1 डैश हमें दिया हुआ है 1, μ2 डैश दिया हुआ है 2.5, μ3 डैश दिया हुआ है 5.5, μ4 डैश कितना दिया हुआ है 16। डू यू थिंक दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकर्टिक। तो करना क्या है इसमें, कन्वर्जन फॉर्मूला लगाना है। डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का ये हमें बताना है। तो बताओ μ1 क्या हो जाता है 0, μ2 क्या हो जाता है μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर। तो जरा निकालना μ2 डैश यानी 2.5 माइनस 1 का स्क्वायर 1.5। उसी तरीके से μ3 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, μ3 का फॉर्मूला क्या होता है याद है आपको, μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश डैश प्लस 2 μ1 डैश का क्यूब। जरा पुट करना μ3 डैश इज 5.5 माइनस 3 इंटू μ2 डैश 2.5 इंटू μ1 डैश 1 प्लस 2 इंटू μ1 डैश का क्यूब। ये कितना आ गया 5.5 माइनस 7.5 प्लस 2। ये अरे ये तो 0 आ गया। ठीक है, μ4 का फॉर्मूला क्या हो जाता है μ4 डैश माइनस 4 μ1 डैश μ3 डैश 6 μ2 डैश μ1 डैश का होल स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश का पावर 4। μ4 डैश इज हाउ मच 10 minus 4 μ1 dash is 1 μ3 dash is 5.5 plus 6 into μ2 dash into μ1 dash का स्क्वायर माइनस 3 into μ1 dash का 4। पूरा सॉल्व करना 16 माइनस 5.5 को 4 से करेंगे 22 आ जाएगा ना 22, 2.5 को 6 से करेंगे तो 15 माइनस 3। देखो तो 15 माइनस 3 कितना हो गया 12, 12 और 16 28 माइनस 2 22 6 आ गया। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है लेप्टोकर्टिक। इन्होंने पूछा डू यू थिंक दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकर्टिक। तो लेप्टोकर्टिक है या नहीं, इसके लिए आपको क्या निकालना है बीटा 2। बीटा 2 विल बी μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। तो μ4 इज 6, व्हाट इज μ2 1.5, 1.5 का स्क्वायर। तो दिस इज 6 बाई 2.25। सॉल्व करो तो 6 डिवाइडेड बाई 2.25 ये आ गया 2.667। आपको डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लिखना है, ये आपके गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है। अभी भी कभी कभी स्टैट्स का रीडिंग का ना फर्स्ट सेकंड पेज पलट करके पढ़ लिया करो, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है, उसमें समझाते हैं वो लोग कि क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो अप करने हैं। तो इसलिए मैंने 2.6666 आ रहा था तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लिखा, तो 2.667 लिखा। इट इज लेस देन 3। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है ये, फ्लैटी
कर्टिक। तो इन्होंने पूछा था कि क्या ये लेप्टोकर्टिक है, तो बोलेंगे नो, इट इज नॉट लेप्टोकर्टिक, रेदर इट इज प्लैटिकर्टिक। तो ये था क्वेश्चन, ये मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि काफी दिन हो गए थे और थोड़ा फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए ना आपको कन्वर्जन का, तो मैंने करा दिया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, जो कि 2009 में पूछा गया है। मैम हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन असाइनमेंट? टोटल है 48। असाइनमेंट नहीं है, ये पीपी चल रहा है, 48 क्वेश्चंस हैं। असाइनमेंट तो हो चुका है ना इसका, अभी पीपी चल रहा है। स्टैट्स में टोटल 5 चैप्टर्स ही हैं, तो थोड़े लेंदी लेंदी है ना, तो स्टैट्स में तो टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेल प्राइसेस फॉर मेंस शर्ट्स, इट इज फाउंड दैट द मीन प्राइस इज ₹200। मीन कितना है? 200 एंड मीडियन प्राइस इज 170। CV is 20%. Find the Pearsonian coefficient of skewness of the distribution। मतलब coefficient of skewness निकालना है। कार्ल पियर्सन को पर्सोनियन कह रहे हैं। कार्ल पियर्सन, पियर्सन का ही पियर्सोनियन लिख दिया है, तो कार्ल पियर्सन ही मांग रहे हैं। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या था आपको याद है? SKK का फॉर्मूला था, मतलब SK कार्ल पियर्सन का था मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ध्यान से देखो, मीन तो है हमारे पास, मीडियन है, मोड नहीं है, तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड निकल जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखो तो ये हो गया 510 माइनस 400, कितना आ गया? 110। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? तो पहले शेड कर लो क्योंकि ये डेटा आ चुका है। सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100, यही होता है ना। तो CV इज 20%, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, मीन कितना है? 200 इंटू 100, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 40। दोनों को यूज कर दो तो ये आ जाएगा, मीन कितना है? 200 माइनस 110, नीचे 40, यह कितना आ गया? 90 बाई 40, 9 बाई 4, 4 2 जा 8, 2.25। यह आ गया कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ग्रेटर देन 0। ठीक है, वैसे इन्होंने पूछा नहीं है कि क्या है, बस कोफिशिएंट निकालने को बोला था, तो 2.25 इज द आंसर। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जो कि 2010 में पूछा गया है। ये तो इजी है, ये तो आपको पता है। फॉर द नंबर्स एक्स नंबर्स दिया गया है 1 3 4 5 एंड 12। द वैल्यू ऑफ v, इन्होंने v पूछा है, सच दैट समेशन ऑफ x माइनस v का स्क्वायर इज मिनिमाइज्ड। आपको आंसर पता है इसका? क्या होगा? Sum of square of all the deviations is minimum if the deviations is taken about mean। ये हमने पढ़ा है कहाँ पर? सेकेंड मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, सेकेंड प्रॉपर्टी थी ये। तो बाय सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मीन आपको एक स्टेटमेंट लिख देना है, सो वी शुड बी मीन। तो वी आप निकाल लोगे क्योंकि डेटा आपको गिवन है, 1 + 3 + 4 + 5 + 12 बाय 5 आ जाएगी वैल्यू। दूसरा, द वैल्यू ऑफ v फॉर विच, अब हमें v निकालना है जिसके लिए x माइनस v का मॉड इज मिनिमाइज्ड। ये आपको पता है? नहीं पता? ये चीज हमने कहाँ पढ़ा हुआ है बताओ? मीन डेविएशन में पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था, मीन डेविएशन का फॉर्मूला नहीं बताया था? समेशन ऑफ x माइनस जो भी एवरेज होता है, मीन चाहे मीडियन चाहे मोड, और अपॉन में n। तो ये मिनिमम किसके लिए आती है? मीडियन के लिए। सब भूल गए या याद है? मीन डेविएशन टॉपिक पढ़ाया था मैंने, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैंने पढ़ाया था। तो x माइनस मीन भी करके निकाला था, मीडियन भी और मोड भी, और मैंने कहा था कि सबसे कम कब आता है? जब हम मीडियन के अबाउट लेते हैं, एब्सोल्यूट वाला। तो इसलिए v शुड बी
मीडियन। अब मीडियन के लिए आप इसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में, तो 1 3 4 5 12, 1 12 के साथ गया, 3 5 के साथ गया, 4 बच गया, तो मीडियन इज 4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 2010, given that the mean of distribution is 5, variance is 9 and moment coefficient of skewness यानी बीटा 1 is -1, find the first 3 moments about the origin, यानी v1 निकालना है, v2 origin के अबाउट निकालना है, यानी सब जगह 0 0 है, ये निकालना है। तो ध्यान से सुने आप लोग। v1 क्या हो गया, समेशन ऑफ x, यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली, कोई फॉर्मूला वगैरह ज़्यादा नहीं लगाना, लॉजिकली सोचना है आपको। तो x माइनस 0 अपॉन n होगा, जो कि हो जाएगा समेशन x बाई n, यानी कि मीन हो गया 5। आगे बात समझ में? v2 देखोगे तो v2 इज समेशन ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर बाई n, यानी सिंपली वी हैव टू फाइंड समेशन x स्क्वायर बाई n। इसके लिए थोड़ा सा वर्किंग देख लो। मैम व्हाट डिनोट्स v1? v1 इज फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ये जो है ना, ये सबट्रैक्ट वाला, ये फिक्स होता है 0। जब ये फिक्स हो जाए 0, ये कोई एज्यूम्ड मीन अदर देन 0 नहीं है और एक्चुअल मीन भी नहीं है, सिर्फ 0 ही है, तब हम v1 v2 v3 v4 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब देखो जरा, हाँ, अब v2 के लिए वर्किंग है, ये वेरिएंस हमें ले जाएगा इस तक, क्योंकि वेरिएंस के फॉर्मूला में ये चीज आती है, हमें ध्यान है। वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, यानी ये तो मीन है। वेरिएंस की जगह पे 9 डाल दोगे, समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन यानी v2 की जगह पे आप v2 डाल दो, माइनस मीन कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर, तो v2 विल बी इक्वल टू 9 प्लस 25, 25 और 9 कितना हो गया, 34। दिस इज द वैल्यू ऑफ v2। अब v3 चाहिए, v3 आ जाएगा बच्चे समेशन एक्स क्यूब बाई एन, तो v3 तक हमें लेते जाएगा बीटा 1। बीटा 1 क्या है बताओ, बीटा 1 इज μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब, यही है ना बीटा 1। तो बीटा 1 कितना हमें गिवन है, बीटा 1 इज -1, -1 इज इक्वल टू μ3 तो हमें नहीं पता है, लेकिन μ2 पता है ना, μ2 इज व्हाट, वेरिएंस। μ2 क्या होता है, वेरिएंस, तो 9 का क्यूब, तो μ3 स्क्वायर कितना आ गया, -9 का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो μ3 कितना आ गया, अच्छा बीटा 1 नेगेटिव है। ये कुछ क्वेश्चन में गलती है, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज -1। अच्छा, तो ये गामा 1 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये गामा 1 की वैल्यू दी, क्योंकि बीटा 1 तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। एक मिनट, इसलिए इन्होंने लैंग्वेज में दिया हुआ है, तो दिस इज नॉट बीटा 1 रेदर इट इज, इसको आपने इरेज करके गामा 1 लिख लो। गामा 1 क्या होता है, रूट अंडर बीटा 1, ठीक है। तो उस हिसाब से बीटा 1 क्या हो जाएगा, गामा 1 का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, इसलिए हम बीटा 1 की जगह जो है वो +1 यूज कर देंगे। तो μ3 आ जाएगा, रूट अंडर इसका स्क्वायर उधर जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9, ये आ गया 27। अब μ3 है क्या, तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल क्यूब अपॉन में n इज इक्वल टू 27, और हमें जाना कहाँ है, सिर्फ समेशन एक्स क्यूब बाई एन चाहिए। तो समेशन x माइनस एक्स मीन तो है ना 5, तो बस समेशन को खोल देना है, 5 का होल क्यूब बाई n इक्वल टू 27। अब आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो, हो जाएगा। a माइनस बी का होल क्यूब आता है ना, a क्यूब फिर माइनस बी क्यूब, पहले ऐसे ही कर देते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, 5 5 5 स्क्वायर करेंगे तो 125,
फिर इसका स्क्वायर और इसका, तो -3 5 = 15 x², फिर 3x इंटू -5 5 = 25, तो 75x इतना आ गया अपॉन में n इज इक्वल टू 27। अब सबको तोड़ दो, समेशन x³/n -125 के साथ n आएगा अपॉन n, -15 समेशन x²/n प्लस 75 समेशन x/n इज इक्वल टू 27। ये देखो n n कैंसिल, एंड व्हाट इज दिस v2, ये तो हमें पता है, एंड व्हाट इज दिस v1, ये भी हमें पता है। तो v3 -125 -15 इंटू v2 कितना है 34, और v1 कितना है 5। 34 प्लस 75 इंटू 5 इज इक्वल टू 27, तो यहाँ से v3 नहीं निकल जाएगा? ठीक है, तो v3 आप अपना निकाल लोगे। क्लियर बच्चे? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 जो कि है 2010। इफ x मीन इज इक्वल टू 50, मोड इज इक्वल टू 58, फाइंड मीडियन। डिस्कस द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाई, ये भी हमें बताना है। देखो, डिस्कस द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपके पास अगर मीन मोड और ये दिया रहेगा तो मीडियन निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हाँ, तो मोड में है 58, 3 मीडियन माइनस 2 मीन यानी कि 50, तो मीडियन यहाँ से आप निकाल दोगे, अपना मीडियन कितना आ जाएगा 50, ठीक है 58, प्लस ये 52 जो 100 उधर चला जाएगा और अपॉन में 3, तो 158 अपॉन 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, फिर 6 7। हाँ, अब देखो इन्होंने बोला डिस्कस द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इसका, कुछ आइडिया? देखो, स्टैंडर्ड डिवीजन तो है नहीं हमारे पास, और सिर्फ मीन मीडियन मोड से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली जरा सोच सकते हैं। एक मिनट, मीन जो है वो है 50, 50, ये है 58, ये बीच में है 52, तो कहीं अगर मीन 50 है, ये आगे हो गया 52.67, गैप कितना हो गया 2.67, 58 तो बहुत आगे हो गया, ये है मीन, ये है मीडियन, मोड बहुत आगे हो गया 58 ना, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मोड जहां होगा वहीं पे मैक्सिमम पिक होगा। अब बताओ जरा कि कैसा नेचर होगा? नेगेटिवली स्क्यूड। हाँ, तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था जिसमें बिना कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाले हुए पोजीशन ऑफ मीन मीडियन मोड से हम लोगों ने डिसाइड किया कि कैसा होगा, तो ध्यान रखना है इसको। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो कि ये 2010 में पूछा हुआ। द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 3, यानी a इज इक्वल टू 3 है, और फर्स्ट 4 मोमेंट हमें दिया हुआ μ1 इज 1, μ2 इज 3, μ3 इज 6, μ4 इज 8। इज द डेटा कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मतलब है कि क्या ये सही इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो बच्चे इसमें कुछ नहीं करना आपको, एक क्वेश्चन में जैसे मैंने निकाला था वैसे ही निकालना है, और आपको चेक करना है कि अगर μ1 इतना है, μ2 इतना है, तो क्या μ3 इतना होगा, और अगर ये तीनों इतने हैं तो क्या μ4 8 ही होगा या कुछ और होगा, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो जरा देखो, μ1 इज इक्वल टू 1 है, μ1 तो खैर हमेशा ही 0 होता है, μ2 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, μ2 माइनस μ1 का होल स्क्वायर, तो μ2 इज 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 3 माइनस 1 2, जो कि पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है, μ2 पॉजिटिव ही आना चाहिए। μ3 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, μ3 माइनस 3 μ2 μ1 प्लस 2 μ1 का क्यूब, μ3 इज 6, 3 μ2 इंटू μ1 प्लस 2 इंटू μ1 का क्यूब,
तो ये आ गया 6 माइनस 9 प्लस 2, 6 to 8 माइनस 9। ठीक है, म्यू 3 नेगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन म्यू 4 नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जितने भी इवन वाले होते हैं ना, म्यू 2 म्यू 4, क्योंकि इनके पावर में इवन नंबर होता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। जरा म्यू 4 को एक बार चेक कर लेते हैं। म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश का होल स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 डैश का पावर 4। पहले तो इन फॉर्मूले का ना डेरिवेशन भी होता था, आप लोग तो बच गए, आप लोगों को नहीं पढ़ना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके हम लोग करते थे इसको। म्यू 4 डैश की वैल्यू कितनी है? 8 है, माइनस 4। म्यू 3 डैश की वैल्यू कितनी है? 6 है। म्यू 1 डैश कितना है? 1 है, प्लस 6 इंटू म्यू 2 डैश 3 टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 का पावर 4। ये आ गया 8 माइनस 24 प्लस 6 3 जा 18 माइनस 3। कितना आ गया? 18 और 8 26 माइनस 24 इज 2, 2 माइनस 3 इज कितना आ गया? नॉट पॉसिबल। तो लिखेंगे दिस डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट, ये डेटा कैसा है? इनकंसिस्टेंट है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस डेटा के साथ म्यू 4 क्या नेगेटिव आए। तो डेटा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। On a particular warm day, 6 ships reported early morning sales of cold drinks as follows. शॉप में सेल्स है, शॉप है और इधर सेल्स है। शॉप है ए बी सी डी ई एफ। सेल्स है 73, 80, 36, 75, 68, 82। Calculate the appropriate measure of central tendency and explain the reason for your choice. ये शॉप है और सबका सेल्स है, और 6 शिप्स रिपोर्टेड अर्ली मॉर्निंग सेल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एज फॉलोज। तो बताओ, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट मेजर क्या यूज करेंगे? मीन, मीडियन या मोड, क्या लगाएंगे? कुछ आइडिया? देखो, मोड तो तब हम लोग लगाते हैं जब कोई डेटा का रिपीटेशन आपको दिख रहा हो। इसमें क्या कोई डेटा रिपीट कर रहा है? नहीं। तब मोर और लेस क्या है? सेम है। लेकिन इसमें आउटलायर्स है। आप चैप्टर 1 पढ़ चुके हो, आपको आउटलायर्स के बारे में पता है। इसमें बच्चे आउटलायर्स हैं, देखो ना, ये 36 बहुत छोटी वैल्यू है। कहाँ 36 और कहाँ 82, बहुत फर्क है डेटा में। तो इसलिए इसमें हम लोग मीन नहीं यूज करेंगे। जब आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे ना, तो ये मान लो 10, 20, 30, 40, 50, समझाने के लिए कर रहे हैं, 60, 70, 80, 90। पहला डेटा है 73, रेड से कर देते हैं, 73। दूसरा डेटा है 80, तीसरा है 36, फिर है 75, फिर है 68, फिर है 82। तो आप देखो ना, ये सब एक साथ नहीं लग रहे हैं जैसे मेजोरिटी में, और ये एक अलग सा 36 से बहुत दूर है। दिस इज आउटलायर, दिस इज आउटलायर। तो इस केस में हम मीन नहीं निकालते। इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ये डेटा को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर मीन में इसको इंक्लूड कर लोगे तो ये मीन को बहुत कम कर देगा, जबकि ज़्यादातर डेटा अगर इधर है तो एवरेज भी यही कहीं होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक में ही एवरेज आना चाहिए। तो इस आउटलायर को हटाने के लिए एक ही तरीका है कि आप मीडियन यूज़ कर दो। समझ में आ गई बात? 36 अपने आप हट जाएगा ना। मीडियन यूज़ करोगे तो 36 लिखोगे, 36 के बाद क्या आएगा देख करके बताओ? 68, 68 के बाद 75, नहीं 73, 73 फिर 75, फिर 80, फिर 82। मीडियन निकालोगे
इन दोनों का एवरेज आ जाएगा 73 प्लस 75/2। समझ में आ गई बात? तो 36 अपने आप हट जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 2011। द फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट इज इक्वल टू 4 है, μ1 डैश है 1, μ2 डैश है 3, μ3 डैश है 43 एंड μ4 डैश है 146। फिर से वही क्वेश्चन है कि इज द डेटा कंसिस्टेंट, एक्सप्लेन। क्या ये मुझे कराने की जरूरत है? अभी जस्ट कराया है, सेम एज कौन सा क्वेश्चन था कंसिस्टेंट वाला? 25। डू इट योर सेल्फ एज क्वेश्चन नंबर 25, उससे मैच करता है ये। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28। अ फ्रेश ग्रेजुएट has been offered a sales job by two competing companies अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा दो कंपनीज हमें दे रखी है। both companies are offering the same basic salary and incentive bonus on sales performance. An analysis of incentive bonus earned by sales in the two companies given is the following। पूरा डेटा हमें ढंग से दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, एवरेज यहाँ है 30, यहाँ है 15, यहाँ नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ सेल्स पर्सन 10, यहाँ है 20, वेरिएंस दिया हुआ है 16 और 9। विच कंपनी इज मोर कंसिस्टेंट? तो मोर कंसिस्टेंट के लिए आपको क्या करना है? सीवी निकाल देना है। तो सीवी ऑफ अल्फा, दोनों पार्ट में सीवी निकाल दो। सीवी क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो गया? 4। इधर स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हो गया? 3। अंडर रूट हो जाता ना वेरिएंस का। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100, मीन कितना है? 30 इंटू 100। सॉल्व कर दो। इधर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे 3 बाय मीन, मीन कितना है? 15 इंटू 100, कितना हो गया? 5 3 जा, 5 से गया 20, 3 से 3 गया 20%। इधर कितना आ रहा है? 40/3, तो 13.33%। तो कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट है? अल्फा वाला ना। इट इज़ मोर कंसिस्टेंट। जिसकी सीवी कम आती है दैट इज मोर कंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 29। बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर 29 में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, रेवेन्यू फ्रॉम डेली सेल्स ऑफ 250 शॉप्स सेलिंग फायरवर्क्स आर गिवन बिलो। ओके, रेवेन्यू हमें गिवन है रुपीज में, लेस देन, डेटा किस तरीके से गिवन है देखो, 500, फिर है 1500। अच्छा, 2011 से हम आपको बताना चाहेंगे कि न्यू सिलेबस लग गया था आपका। 2011 से न्यू सिलेबस लग गया था आपका, डिवोर वाली बुक। तो अब यहाँ से ना आप ज़्यादा फोकस करोगे। वैसे पहले वाले क्वेश्चंस पे भी फोकस करना, लेकिन 2011 अब आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है। तो 1500 से 2500, 2500 से 3500। नंबर ऑफ शॉप्स 15, 120, 50। तो रेवेन्यू है और 250 टोटल शॉप्स हैं हमारे। डेली सेल्स ऑफ 250 शॉप्स सेलिंग 250 हो रहा है क्या? देखना, नहीं हो रहा है ना। शॉप्स सेलिंग फायरवर्क्स आर गिवन बिलो, 250 नहीं हो रहा है। इफ ऑफ पॉल्यूशन टैक्सेस, अच्छा देखते हैं, 120 और 50 मिला करके हो गया 170, 185 ही हो रहा है। कोई एक डेटा शायद मिसिंग है या क्या है, देख लेते हैं। इफ अ पॉल्यूशन टैक्स इज टू बी लिविड ऑन शॉप्स अर्निंग एट लीस्ट रुपीज 1800, कम से कम 1800 जिनका है रेवेन्यू, वो लोग पॉल्यूशन टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। अगर आप ये सीख लो, अगर आप भी अगर फायरवर्क्स, अगर पटाखे की फैक्ट्री लगाना चाहते हो, इलीगल तो नहीं है, दिवाली के टाइम में ऐसे खुले तौर पे सेल करना इलीगल है, लेकिन शादी पार्टी इन सब में तो बिकता ही है। तो उसके लिए ना लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस लेते समय आपको भी पॉल्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा।
हर चीज जो आप बिजनेस में करते हो, अगर उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट है सोसाइटी में, उसका टैक्स आपको गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। ये इसलिए टैक्स लगाया जाता है ताकि इसमें बाढ़ ना आ जाए, काफी सारे लोग इसी में ना घुस जाए, और थोड़ा सा वो टैक्स भरे गवर्नमेंट को। इससे क्या होगा, थोड़ा सा तो रोकथाम होगा। तो जो 1800 कम से कम कमा रहे हैं, रेवेन्यू जिनका है, वो लोग टैक्स भरेंगे। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ शॉप्स विच विल हैव टू पे द टैक्स। यानी हमें 1800 के बेसिस पे ब्रेक करना है, तो वो इसमें से निकलेगा। यानी पहले से तो हमें मतलब है नहीं, लेस देन 500 रहने दो जो है। इस 1500 को हम लोग एक बार 1500 टू 1800 करेंगे, और एक बार 1800 से 2500 करेंगे, और 2500 से 3500 वाला तो हमें गिवन ही है 50, और ये 15। इस 120 के बारे में सोचो जरा। 1500 से 2500 के बीच में कितना है, 120 है। हमें 1800 तक जाना है। गैप है कितना, इधर 300 और इधर कितना है 700। रेशियो देखो जरा, 3:7 का रेशियो है। यानी 1 2 3 है, इधर 7 के बाद आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल अगर 10 यूनिट्स हैं, ध्यान से सुनना, तो 10 यूनिट्स का मतलब हो गया 120 शॉप्स। तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो गया, 12 शॉप्स। और इधर हमें 1800 से ऊपर का चाहिए, इधर में टोटल कितने आ जाएंगे, 7 यूनिट्स आ जाएंगे। तो 7 यूनिट्स का मतलब हो गया 84 शॉप्स। यूनिटरी मेथड बहुत ही सिंपल, कोई मतलब पीछे नहीं करना। तो इस 120 में से 84 इधर आ जाएंगे, और बचे कितने, 120 में से अगर 80 चला जाता तो 40 बचता, 4 और चला गया 36 बच गया, 36 इधर आ गया। समझ में आ गई बात। अब टैक्स तो ये पे करेंगे और ये पे करेंगे, तो इतने शॉप्स जो हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि मोर देन 1800 वाले करेंगे। तो 84 प्लस 50, और टोटल कितने थे, 250 शॉप्स। हाँ, 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 120 शॉप्स। क्यों लिखा है ये पूछ रहे हो। देखो इधर 1500 से 2500 के बीच में अगर हमने 10 स्केल्स डिवाइड कर दिए, तो 10 स्केल्स का मतलब 120 है, और इधर 1800 से 2500 के बीच में 7 डिविजन्स है, तो 7 डिवीजन का मतलब कितना हो गया, 84। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दो, परसेंटेज करना है ना, तो 100। टोटल थे 250 शॉप्स। ये डेटा मुझे लगता है गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलेंगे। 250 ले लेंगे टोटल नंबर ऑफ शॉप्स। कैलकुलेटर निकाल लो। अब 84 प्लस 52, 84 प्लस 52 इज इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाई 250 फिर इंटू 100, तो 54.4%। ठीक है, इतने शॉप्स जो हैं ये क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। बस हम लोग 32 तक आज कर लेंगे। आज एमएमई और स्टैट्स दोनों की क्लास लगी है, तो मुझे पता है कि आप लोग का थोड़ा ज़्यादा दिमाग यूज़ हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब डेज डिवाइड हो गया है, मैथ्स का अलग और स्टैट्स का अलग। तो हम लोग पीसफुल माइंड से पढ़ेंगे। अभी हम लोग 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 16 का एवरेज सही चलेगा ना, आज 32 तक हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में भी 16, तो फिर स्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी कैन स्टार्ट आवर चैप्टर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30। मिस्टर चोपड़ा bought 20 shares of stock at rupees 15 each. 20 shares of stock at rupees 15 each. अच्छा, इधर है नंबर ऑफ शेयर्स, इधर है प्राइस ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स इज 20, प्राइस इज 15। 50 शेयर्स, प्राइस कितना है 20। 100 शेयर्स, प्राइस कितना है 30। 75 शेयर्स, प्राइस कितना है 35। व्हाट इज द एवरेज प्राइस पर शेयर, शेयर का एवरेज प्राइस क्या होगा ये आपको बताना है। एवरेज प्राइस के लिए बच्चे हम लोग HM निकालते हैं, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। HM हार्मोनिक मीन, लेकिन आप जान लो एक छोटा सा बस है,
अगर कभी गलती से आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ गया तो भी आप कर पाओगे, या हो सकता है आपके एंट्रेंस वगैरह इन सब में यूज हो जाए। जब भी हमें एवरेज प्राइस निकालना होता है या एवरेज रेट निकालना होता है, टाइपिंग की स्पीड वगैरह इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, रेट का भी एवरेज, तब हम लोग क्या करते हैं, हार्मोनिक मीन निकालते हैं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हो जाता है बच्चे समेशन एफ बाई समेशन एफ बाई एक्स, ये हो जाता है फॉर्मूला। उल्टा होता है हार्मोनिक मीन में। वैसे मैथ्स में आप लोग हार्मोनिक मीन पढ़ ही रहे होंगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना नहीं है, बस यहाँ पे एक फॉर्मूला छोटा सा याद रख लो कि ऊपर में हम लोग समेशन एफ डालते हैं और नीचे में समेशन एफ बाई एक्स डालते हैं। एफ इज दिस वन, एक्स इज दिस वन। एफ बाई एक्स आप निकाल लोगे टोटल, 20 को 15 से डिवाइड करके यहाँ पे समेशन एफ बाई एक्स आ जाएगा, यहाँ पे टोटल समेशन एफ आ जाएगा, फिर जो एवरेज प्राइस आ जाएगा दैट विल बी योर आंसर। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट? टोटल अमाउंट के लिए क्या करना है भाई, सीधा एफ इंटू एक्स कर देंगे, समेशन एफ एक्स कर देंगे तो टोटल अमाउंट निकल जाएगा। दिस इज योर टोटल अमाउंट जितना आपने इन्वेस्ट किया है। ये था क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3111। 2012 में, इफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन अ स्मॉल कंट्री इज सिमेट्रिक एंड मेसोकर्टिक, ठीक है, सिमेट्रिक है तो बीटा 1 0, मेसोकर्टिक है तो बीटा 2 इज इक्वल टू 3। विल द सिमेट्री एंड कर्टोसिस बी अफेक्टेड if the income of every individual is increased by a certain proportion? certain proportion का मतलब आप समझ रहे हो, हमने y इज इक्वल टू के इंटू एक्स एक नया डेटा कर दिया, मतलब जो भी x था उसको डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया या हाफ कर दिया, एक प्रोपोर्शन से अगर इंक्रीज कर रहे हैं, इस पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो बताना मुझे, क्या मोमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा इसके बढ़ने से? शेप पे फर्क कब पड़ता है, जैसे देखो ये है, तो इसके मोमेंट में क्या आ जाएगा, म्यू 1 इज इक्वल टू 0, म्यू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाई एन। तो सारे एक्स में से अगर मीन माइनस करोगे अब तो फर्क पड़ेगा ना, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इधर देखो, अब y माइनस वाई मीन करोगे आप, एक मिनट, नया डेटा आ गया ना, y माइनस वाई मीन, वाई मीन कितना आ जाएगा, k इंटू एक्स मीन, तो इधर आ जाएगा समेशन के एक्स माइनस के एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन। देखो ना, साफ साफ फर्क दिख रहा है, के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाई एन, तो फर्क तो पड़ रहा है, के स्क्वायर इंटू पहले का जो था म्यू टू डैश ओल्ड वाला, म्यू टू ओल्ड, फर्क तो पड़ गया बच्चे, म्यू टू पे ही फर्क पड़ गया तो सब पे फर्क पड़ेगा, तो यस फर्क तो पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 2012। So if the income of every individual is increased by certain proportion, proportion दे दिया इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, अगर by certain amount बोलता तब तो नहीं होता, certain proportion। एक मिनट बच्चे रुक जाओ आप लोग, हम लोग सर्टेन स्केलिंग तो नहीं दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, बाय अ सर्टेन मल्टीप्लायर भी नहीं दिया हुआ है वर्ड, तो हम लोग क्यों इसको इतना कंफ्यूजन कर रहे हैं? ये नहीं है बच्चे, इन्होंने स्केल का नहीं दिया हुआ है, ओरिजिन का दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस के, तब तो बच्चे फर्क नहीं पड़ेगा ना, एक्स प्लस के तो वाई मीन भी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस के, फिर माइनस करेंगे तो के कैंसिल हो जाएगा। समझ में आई बात? इंक्रीज कर रहे हैं, कोई मल्टीप्लायर नहीं लगा रहे हैं, तो इधर अब आप करोगे एक्स प्लस के माइनस मीन प्लस के का होल स्क्वायर समेशन बाई एन, के कैंसिल, समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन।
तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो लिखेंगे नो। यानी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से उसके उस पर फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात है। अगर ग्राफ मान लो ऐसे है, मैंने ऐड कर दिया तो ग्राफ अब शिफ्ट कर जाएगा थोड़ा सा राइट में, लेकिन शेप वही रहेगा। समझ में आ गई बात? शेप वही रहेगा। अगर कोई चीज़ आप प्लस या माइनस करते हो हर डेटा में सेम चीज़, तो ग्राफ के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई या डिवाइड से जरूर फर्क पड़ता है। 32 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेजेस ऑफ मेल वर्कर्स एंड फीमेल वर्कर्स आर। मेल फीमेल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी सीवी, इधर है 55%, इधर है सीवी कितना 70%, while the standard deviation are 22 and here is 14. Calculate the overall average wages of all given that 75% of workers are male. यानी मेल का अगर N1 75 है तो फीमेल का N2 कितना है ओनली 25। 75% का मतलब यही होता है नंबर में, तो हम ऐसे नंबर ले सकते हैं। तो ध्यान से सुनो, हमें कंबाइंड सैलरी यानी कि एवरेज सैलरी निकालना है, तो दोनों का मीन अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर एवरेज मीन भी निकालना पड़ेगा। तो देखो जरा, सीवी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय फर्स्ट मीन इनटू 100। सीवी इज 55%, फर्स्ट इज 22 बाय फर्स्ट मीन इनटू 100। यहाँ से फर्स्ट मीन निकल जाएगा, कितना आएगा बताना, 55 बाई 100 इंटू 22। 55 ये कैसे आएगा, 0.025 आएगा। ठीक है, इधर करेंगे 2। अच्छा हाँ, एक मिनट, मीन उधर गया तो 22 इंटू 100 के नीचे आएगा ना 55, तो 11 5 जा 11 2 जा 5 से गया 20, तो ये आ गया 40। सही है। अब देखो सीवी इधर अब करेंगे तो 70 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है इसका, फीमेल का 70%, तो 70 ओ स्टैंडर्ड डिविएशन है 14 बाय मीन नहीं पता इनटू 100, तो इससे ये गया 7 से ये गया 2, तो x2 मीन कितना आ गया 20। हाँ, नंबर तो आपको पता ही ना, n1 कितना है 75 और n2 कितना है 25। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2, तो x12 बार इज इक्वल टू 75 इंटू 40 प्लस 25 इंटू 20 अपॉन में n1 प्लस n2, 75 प्लस 25। दिस इज लास्ट क्वेश्चन है, चलो कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। 75 इंटू 40 3000 प्लस ब्रैकेट में 25 इंटू 20, तो कभी दिमाग काम नहीं करता ना, कर देना चाहिए ऑन 100, तो 100 के लिए भी कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ा है। 35, दिस इज योर कंबाइंड एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द फीमेल एंड मेल वर्कर्स टेकन टुगेदर। तो यहाँ तक तो बच्चे हमने आज के क्लास में कर लिया। मुझे लगता है इसके बाद से तो शायद आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा। कौन सा क्लास नंबर था ये, क्लास नंबर 2 थी। नेक्स्ट विल बी क्लास नंबर 3, और हम लोग कर रहे हैं स्टैट्स 1 में चैप्टर 1 का पीपी स्टैट्स 1। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से, जो कि 2012 में पूछा है। देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा या नहीं। 37 38 39 40 2 में से कुछ क्वेश्चन पहले भी कर रखे, हो तो जाना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास तो 1.5 आवर की लगेगी ना हमारी, हो जाएगा ये। तो बच्चे अभी के लिए इतना ही, फिर ट्यूसडे को हमारी होगी स्टैट्स की क्लास। तो ट्यूसडे में इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, क्लास नंबर 3 6:30 to 8, और उसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।
उसके बाद से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 अपना नया प्रोबेबिलिटी वाला स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय 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 बाय।